कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। बरसात का सीज़न आ गया है। मैं हूं सुनील सर। यूट्यूब चैनल का आईडी @सुनील कुमार -05DR है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यानी जंतुओं में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एनिमल्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट बॉडी के विभिन्न भागों में होता है। यह ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है। एक ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम के द्वारा, इसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, एवं दूसरा है लिम्फोटिक सिस्टम के द्वारा। यानी ये दो सिस्टम के द्वारा एनिमल्स में पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम के द्वारा और दूसरा है लिम्फोटिक सिस्टम के द्वारा। इन्हीं दोनों सिस्टम के द्वारा एनिमल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब जरा देखिए, तो पहला सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा बहुत से पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है। आइए हम लोग जानते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड रेड कलर का एक गाढ़ा क्षारीय लिक्विड सब्सटेंस है, यानी बेसिक सब्सटेंस है। ब्लड जो है वह बेसिक सब्सटेंस होता है जो हार्ट तथा ब्लड वेसल्स में प्रभावित होता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स में यह प्रवाहित होता है, इसी के द्वारा यह चलता है। इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, यानी ब्लड को जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड में कौन कौन कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोग तो सीधे तौर पर बोल देते हैं कि ब्लड है, लेकिन उसमें वास्तव में बहुत से घटक होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, और सारे कंपोनेंट्स मिल करके वह ब्लड कहलाता है, जो कि रेड कलर का होता है। तो इसमें देखिए ब्लड का सबसे पहला कंपोनेंट्स जो है वह प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा यह हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का एक इम्पोर्टेंट भाग है, और यह हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव है, लिक्विड है। पूरे ब्लड का 55% होता है, यानी प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड में वह 55, तो पूरे ब्लड का यह 55% होता है। इसमें वाटर 90%, प्रोटीन 70%, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वह 0.9% होते हैं, ग्लूकोज 0.18%, फैट 0.5% होते हैं। यानी प्लाज्मा के भी बहुत से घटक होते हैं। इसमें वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ग्लूकोज और फैट होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण घटक है प्लाज्मा, और सबसे ज़्यादा मात्रा में यह प्लाज्मा होता है। दूसरा घटक है, दूसरा कंपोनेंट है आपका RBC, यानी इसको फुल फॉर्म में कहा जाता है रेड ब्लड कार्पल्स है ना। रेड ब्लड कार्पल्स है ना, लाल रक्त कोशिका। इसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसको किताबी भाषा में इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन के कण पाए जाते हैं, इसी कारण RBC लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन के कण होने के कारण ब्लड का कलर लाल होता है। न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होते हैं, यानी RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा घटक है, तीसरा कंपोनेंट है WBC, जिसे वाइट ब्लड कार्पल्स
कहा जाता है। इसे सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। WBC को सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। यह WBC यानी यह WBC जो है वह RB से कम मात्रा में होता है। यह बाहरी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारता है और एनिमल को सुरक्षित रखता है ना। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी WBC जो है वह बॉडी को, एनिमल के बॉडी को वह बाहरी जीवों से बचाता है, रोगों से बचाता है, स्वस्थ और निरोग रखता है ना। यह कुल मिलाकर के बॉडी को, एनिमल को सुरक्षित रखता है। इसके बाद चौथा कंपोनेंट्स है जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स भी यह ब्लड का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। यह ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर एनिमल का बॉडी कहीं कट फट जाता है, उससे ब्लड निकलने लगता है, तो तुरंत ब्रेन के द्वारा आदेशित होता है और यह प्लेटलेट्स के कण उस जगह पर पहुंच करके जाल का निर्माण करते हैं और ब्लड के जो कण हैं, RBC के जो कण है उसको बाहर निकलने से वह रोक देता है और ब्लड का बहना बंद हो जाता है। इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, यानी प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है। तो ये हुआ हायर एनिमल में जो ब्लड होते हैं वह इस तरह से 4 कंपोनेंट के द्वारा बॉडी में प्रवाहित होते रहते हैं और एनिमल को स्वस्थ और दुरुस्त रहता है। यदि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हो तो एनिमल जीवित नहीं रह सकेगा। यह बहुत से कार्य को करता है ना। सर्दी पदार्थ को भी बाहर निकालने का काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, पचे हुए भोजन को, डाइजेस्टिव फूड को बॉडी के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स में बनते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड के द्वारा ही बॉडी से बाहर किया जाता है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जो नाक से ऑक्सीजन लेने के बाद फेफड़ा होते हुए ब्लड के सहयोग से बॉडी के विभिन्न सेलों में पहुंचता है। इसके बाद सेल्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उसके फलस्वरूप एनर्जी, वाटर और गैस निकलता है। वह CO2 गैस पुनः ब्लड से संयोग करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का निर्माण करता है। वह पुनः लंग्स में आकर के उसे शुद्ध किया जाता है और पुनः इस तरह से सर्कुलेट होता है। RBC का लाइफ 120 दिन तक होता है। हर 120 दिन के बाद RBC का डेड हो जाता है, पुनः नए सेल्स का निर्माण होता है। और इसी तरह से WBC जो है वह लगभग एक सप्ताह तक वह जीवित रहता है, फिर वह उसका नए कण के रूप में निर्माण होता है। इस प्रकार से आज हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़े और आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके बाद का टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह से यह क्लास पढ़ते रहिए ताकि आपका ज्ञान बढ़ते रहे और आप अच्छे नंबर से परीक्षा पास करें। धन्यवाद।